एक बार मुझे जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। जी अब तक जो भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित जो भी आपका डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद में फिर टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, आज हमें एक ग्रुप नया शुरू कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में पहला टॉपिक है तत्सम तद्भव शब्द। इसके बाद देशी विदेशी संकर शब्द। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अव्यय और निपात। अव्यय और निपात, ये 5 अलग अलग प्यारे दोस्तों इस ग्रुप के जो सेक्शंस हैं उनको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों से। कंटिन्यू सारे के सारे टॉपिक सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में जो टॉपिक है उसी के आधार पे आप यहाँ पे चीजों को कंप्लीट कीजिए। यहाँ एक शब्द है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा शब्द है तद्भव शब्द, यहाँ पे तत् और सम, यहाँ पे तद और भव। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। यहाँ पे ये भी तद और भव है। यहाँ इसका अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। यहाँ उसके जो आया है वो संस्कृत के स्थान पे आया है। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम, और संस्कृत से उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि संस्कृत के समान जो शब्द हैं, जैसे अग्नि शब्द आ गया,
ये तत्सम कहलाएगा। आग इसका जो है तद्भव है। यहाँ सूर्य, सूरज, रात्रि का रात हो गया, यहाँ क्षेत्र का खेत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है अग्नि आग, सूर्य सूरज, रात्रि रात, क्षेत्र खेत। तो यहाँ पर ये जो तत् है ये संस्कृत का सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन है। जैसे स का अर्थ होता है वह, ऐसे ही त्वम का अर्थ होता है तुम, एम का अर्थ होता है मैं, और तत् का अर्थ होता है उसके या उससे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब तक आपने ये से, त्वम, अहम, तत् ये संस्कृत के प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम है, ये हिंदी के सर्वनाम है, प्रोनाउन है। तो मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो सामने है वो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें यहाँ ये तत् और सम है। ये तत् का अर्थ हिंदी में उसके होता है, ये दोनों के दोनों सर्वनाम है, और किसी भी सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पे होता है। संज्ञा यहाँ संस्कृत है, तो जो संस्कृत के समान है वो कहलाए तत्सम, अग्नि सूर्य रात्रि क्षेत्र। इसके बाद तत् प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है और तीसरा पहले में बदल जाता है। ये आपको वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं कि यहाँ ये दै का क्या बन गया, तत्। तत् का मतलब हो गया उससे, बहु का अर्थ होता है उत्पन्न, तो जो उससे उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, तद्भव। तो संस्कृत के जो समान होते हैं वो तत्सम कहलाता है, संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। हमारे पास अग्नि शब्द समाज में था लेकिन आग नहीं था। अगर अग्नि नहीं होता तो आग भी नहीं आता, क्योंकि अग्नि से कुछ मात्राओं का, कुछ वर्णों का परिवर्तन करके जो सरल रूप बनाया, उसी सरल रूप को हम आग कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजें का पता चला कि जितने भी तद्भव हैं जिनको हम हिंदी के शब्द कहते हैं, एक तो वे बड़े सरल होते हैं, सुगम होते हैं, आसान होते हैं। अब इनके मुकाबले ये थोड़ा जटिल है, कठिन है, क्लिष्ट है। तो इनसे तीन चीजें यहाँ पे हमें क्लियर हो रही है कि तद्भव जितने भी होंगे हिंदी के शब्द जिनको हम कहते हैं वो सरल, सुगम, आसान होंगे। उनको लिखने में, उच्चारण करने में, बोलने में आपको कोई भी तरह की, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, जितने भी तद्भव होंगे उसका कोई ना कोई तत्सम होगा। बिना तत्सम के ये उत्पन्न हो ही नहीं सकते। अग्नि था तो आग आ गया, सूर्य था तो सूरज आ गया, ठीक है, रात्रि था तो रात आ गया, क्षेत्र था तो खेत आ गया। तो यानी कि जितने तद्भव है उनका कोई ना कोई तत्सम है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी हमारे तद्भव होंगे वो एकदम नया रूप नहीं बनेगा, उनसे मिलता जुलता रूप बनेगा। उनसे क्या बनेगा, मिलता जुलता रूप बनेगा। जैसे अग्नि में ए भी है और गह भी है, यहाँ सूरज में से भी है, इसमें भी है, ये वाला रह भी है, इसमें भी है, रात्रि में ये रह भी है, तय भी है, क्षेत्र में ये किसके स्थान पे खे आ गया, ये वाला जो तय है इसमें। तो यानी कि एक तो ये सरल होंगे, सुगम होंगे, इनका कोई ना कोई तत्सम होगा, और ये हमेशा तत्सम शब्दों से मिलते जुलते होंगे। तो संस्कृत के समान अर्थात जो शब्द संस्कृत के थे उनका डायरेक्ट हमने हिंदी में प्रयोग किया, वे कहलाते हैं तत्सम। और जिनका हमने थोड़ा रूप परिवर्तन किया, तत्सम शब्दों से परिवर्तित होके जो आए, वो कहलाए प्यारे दोस्तों हमारे सारे के सारे तद्भव शब्द। अगर यहाँ तक की चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ कौन सी कंडीशन काम करेगी। एक 5 साल की लड़की है, उसका नाम है विदुषी। तो उस बच्ची का नाम विदुषी रखा गया, लेकिन उसके घर पे बहुत सारे मेंबर थे, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, इसके साथ उसके दादी दादा सब थे। तो इस बच्ची को जो इसके पापा मम्मी नाम बुलाते थे वो विदुषी बुलाते थे, इसका भाई भी इसको विदुषी बुलाता था, इसके अंकल भी इसको विदुषी बुलाते थे। लेकिन इनकी जो दादी थी वो विदुषी ना बोल के इनको अदुषी बोलती थी। विदुषी ना बोल के क्या बोलती थी, अदुषी। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान महिला।
अदूसी का अर्थ भी होता है विद्वान महिला जिसमें कोई दोष ना हो। तो उसकी दादी का अदूसी बुलाने का नतीजा ये रहा कि उसके साथ खेलने वाले सारे बच्चे कुछ उसको विदूषी के नाम से बुलाने लगे, कुछ अदूसी के नाम से बुलाने लगे। अब वो दोनों नाम पे रिस्पॉन्स दे, विदूषी कहने पे भी और अदूसी कहने पे भी। अब चूंकि उसकी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे विदूषी शब्द का उच्चारण सही से नहीं हुआ, तो उसने अपने हिसाब से एक नए शब्द का उच्चारण किया। तो ये जो पुराने वाला शब्द था ये कहलाया तत्सम, और इससे बनने वाला जो ये शब्द था ये कहलाया तद्भव। इससे बनने वाला ये शब्द था ये क्या कहलाया, ये तद्भव कहलाया। तो ये तत्सम और ये क्या है, तद्भव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तत्सम से तद्भव कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं बनाते हैं, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं बनाते हैं, या कोई अलग से किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते हैं। ये अचानक बनते हैं। किसी से अग्नि नहीं कहा गया, वो आग कह बैठा। सूर्य के स्थान पे सूरज कहा। रात्रि उसको डिफिकल्ट लगा तो उसने रात कह दिया। क्षेत्र के स्थान पे वो खेत कहा, और फिर धीरे धीरे प्रचलन में चलने लगे। जैसे अब इस लड़की के दो नाम हो चुके हैं, एक विदुषी और एक हो चुका है अदूसी। पुराने वाला जो नाम है वो तत्सम कहलाया, और उससे बनने वाला जो नया नाम है वो प्यारे दोस्तों वो तद्भव कहलाया। उसकी दादी के लिए ये वास्तव में सरल था, सुगम था, आसान था। वो विदुषी का उच्चारण नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने उसका उच्चारण क्या किया, अदूसी। तो ये थे तत्सम और तद्भव शब्द किस तरीके से बनते हैं। भाषाएं हमेशा अपने रूप को परिवर्तित करती रहती है, और ये कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। अर्थात चार कोस पे वाणी बदल जाती है। उसका रीजन यही है कि हम डिफिकल्ट शब्दों को आसान शब्दों में कन्वर्ट करते रहते हैं समय के साथ। अब ये कोई किताब में दिए गए 50, 60, 70 शब्द तो है नहीं। किताब में कुछ किताबों में 50, किसी में 100, किसी में 150 शब्द दे दिए, और उनको आप क्या करते हो, अग्नि का तद्भव आग होता है, सूर्य का सूरज होता है, रात्रि का रात होता है, क्षेत्र का खेत होता है। अब तक इस तरीके से आप इन सबको याद करते आए हो। यानी कि एक तरह से कहे कि बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी अवधारणा के आप इनको ना समझे हुए रटते आए हो। लेकिन रट के नहीं कर सकते। इन करोड़ों शब्दों पे कुछ कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो तब हमें इन तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान हो पाएगी। तत्सम शब्दों की पहचान। अब ये जो करोड़ों शब्द है, लाखों शब्द है, जहां से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100%, हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। हमें इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि जो संस्कृत से बिल्कुल बिना परिवर्तित किए डायरेक्ट हमने शब्द इस्तेमाल किए उनको हमने तत्सम कहा, और जिनको हमने तत्सम से परिवर्तित करके जो शब्द लेके आए उनको हमने तद्भव कहा। तो तत्सम कौन से हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट बिना किसी परिवर्तन के हमने सीधे इस्तेमाल किए हैं हिंदी के अंदर, वो हमारे तत्सम कहलाए। और जिनको हमने तत्सम शब्दों से परिवर्तित करके नए सरल सुगम आसान शब्द बनाए उनको हमने कहा तद्भव। तो तत्सम शब्द की जो पहली पहचान है वो ये है कि आधे व्यंजन वाले शब्द, आधे व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और ये जो कंडीशन अप्लाई होती है ये 99.9% शब्दों पे अप्लाई होती है। यानी कि 0.1% ऐसे शब्द होते हैं जो आधे व्यंजन वाले होते हैं लेकिन वो तत्सम नहीं तद्भव होते हैं। अब आधे व्यंजन में जब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ अर्जुन शब्द का प्रयोग कर लिया, इसके बाद में यहाँ हमने ग्रह का प्रयोग किया, इसके साथ हमने यहाँ पे स्वर का प्रयोग किया, इसके बाद हमने यहाँ पर गिरत का प्रयोग कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ व्यंजन का प्रयोग किया, यहाँ हमने जगन्नाथ का प्रयोग किया, यहाँ हमने
अंत्याक्षरी शब्द का प्रयोग किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो आधा व्यंजन है वो आधा व्यंजन किस रूप में आया है, इस वाले में। इसमें आधा व्यंजन क्या है, ये गे है। इसमें आधा व्यंजन ये है। इसमें आधा व्यंजन गे है। इसमें आधा व्यंजन ये, इसमें आधा व्यंजन ये, और इसमें आधा व्यंजन ये। तो हमने इन शब्दों पे ये कंडीशन अप्लाई करी और इनको पहचान लिया कि ये तत्सम है, संस्कृत के शब्द है। क्योंकि इसमें जो ये तैरने वाला रहे ये आधा है, इसमें गे आधा है, इसमें से आधा है, इसमें गे आधा है, इसमें वे आधा है, इसमें ने आधा है, इसमें आधा ने और आधा ते है। तो आधे व्यंजन होने के कारण ये सारे के सारे क्या कहलाए, तत्सम शब्द कहलाए। अब मुद्दा ये उठा कि क्या आधे व्यंजन वाले सारे के सारे तत्सम होते हैं। अब एक शब्द आ गया प्यार, एक शब्द आ गया हल्दी, और एक शब्द आ गया प्यास। इनमें भी आधा व्यंजन है, लेकिन ये तद्भव शब्द है। ये क्या है, ये तद्भव शब्द है, और इन तद्भव शब्दों को ही हम हिंदी के शब्द कहते हैं। इनमें भी आधा व्यंजन है। इसमें आधा व्यंजन क्या है, पे है। इसमें आधा व्यंजन ये, इसमें आधा व्यंजन ये। तो अब कंडीशन क्या हुई कि सर जी अब हमें कैसे पता चलेगा कि आधा व्यंजन तो इधर तद्भव में भी आ रहा है, ये भी। जिसको बनना है विद्वान, लेखक, साहित्यकार, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, वो तो अपना दिमाग पूरा चलाए, ठीक है, तो उससे वो विद्वान, लेखक, साहित्यकार जरूर बनेगा। और जिसको बनना है टीचर, वो ये कंडीशन अप्लाई करे कि आधे व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ हल्दी शब्द लिया, तो हल्दी तद्भव इसलिए है, एक तो हल्दी शब्द यहाँ सरल है, सुगम है, आसान है, आपको उच्चारण करने में, लिखने में, वर्तनी को पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जबकि ये सारे के सारे आपके लिए डिफिकल्ट हैं। इनका सबका आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोज प्रयोग नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ घृत, और इसी से हमने तद्भव क्या बनाया, घी। तो घी का प्रयोग तो आप रोज करते हो, लेकिन ये पिछले एक साल में ये प्रयोग किया था आपने घृत शब्द, कि मेरी रोटी पे घृत लगा देना, मेरी सब्जी में घृत डाल देना, मैं घृत बहुत खाता हूं, मैं घृत बिल्कुल भी नहीं खाता हूं। पिछले एक साल से आपने ये शब्द प्रयोग किया ही नहीं है। क्योंकि जो प्राचीन शब्द होते हैं, पुराने शब्द होते हैं, वही संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों का आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हो, वो सरल, सुगम, आसान शब्द हिंदी के कहलाते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, संस्कृत का शब्द है हमारा हरिद्रा। हल्दी के स्थान पे हम हरिद्रा का प्रयोग करते हैं। हल्दी के स्थान पे हम हरिद्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हरिद्रा शब्द है ये प्राचीन है, पुराना है। अब क्या पिछले एक साल से आपने ये बोला है कि दाल में या सब्जी में हल्दी कम है? ये तो रोज प्रयोग करते हो। दाल में सब्जी में हरिद्रा कम है, मार्केट में जाओगे तो हरिद्रा लेके आना 250 ग्राम, कभी प्रयोग नहीं किया। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में आज के टाइम में हम कम कर रहे हैं। उनके स्थान पे जो उनके सरल, सुगम, आसान रूप हैं, इनको हम तद्भव कहते हैं, उनका प्रयोग हम रोज कर रहे हो। हर सप्ताह आप ये ध्यान रखना है आपको कि 10 बार आप हल्दी का प्रयोग कर लेते हो, 20 बार आप घी का प्रयोग कर लेते हो, लेकिन आप हरिद्रा का और घृत का प्रयोग नहीं करते। तो जरूरी नहीं है किसी एक शब्द पर एक ही कंडीशन अप्लाई हो, ठीक है। ये सारे के सारे इसलिए तत्सम थे क्योंकि इनमें आधे व्यंजन थे, और ये 99.9% इसलिए अप्लाई हुई क्योंकि प्यार, हल्दी और प्यास शब्द में भी हमने आधे व्यंजन का प्रयोग किया है। लेकिन ये क्या है, ये तद्भव है। तो हम 99.9 से ही इन चीजों को आगे लेके चलेंगे और उसी से हमारा भला भी हो जाएगा। इसके बाद है दूसरी कंडीशन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वाले, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम। अब संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक संयुक्त व्यंजन हमारा ये होता है, एक संयुक्त व्यंजन ये है, एक संयुक्त व्यंजन हमारा ये है, और एक संयुक्त व्यंजन हमारा ये है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे शब्द क्या बना, इससे क्षत्रिय, इससे शब्द क्या बना, छात्र, इससे क्या बन गया, विज्ञान, इससे क्या बन गया, श्रीमान, और इससे क्या बन गया, विद्यालय। अब कोई आपसे पूछने लगे कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, या संकर शब्द है, वो पूछेगा इस तरीके से। ठीक, मैंने कहा नहीं था कि आप में से कुछ बच्चे टीचर बनना नहीं चाहते हैं, फार्म भर के सिर्फ बार बार पेपर देना चाहते हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका घड़ा पहले से फुल है, वो टीचर से कुछ सीखना ही नहीं चाहते, और फिर मैं कहता हूं तो आप बुरा मानते हो। जब हमने ये कहा कि हमने वर्णमाला आपको कराई, संधि कराई, उपसर्ग प्रत्यय कराई, और उसके बाद वर्तनी कराई, उसमें कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। एक भी बच्चे का कोई डाउट नहीं आया। डाउट क्या थे, सर जी पीएनजी दे दो ताकि हम आगे के लिए इनको संभाल के रखे, हमारे पोता पोती के काम आ जाए। क्योंकि फिलहाल तो अगर हम समझा रहे हैं इतने आराम से, अब नहीं समझ में आपके आ रहा है तो पीएनजी से क्या निकाल लोगे आप। दूसरा, मैं 50 बार बोल चुका हूं कि मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूं जो न तो अभी पीएनजी दिए पिछले बैचों में, न कभी लाइफ में आगे दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं अगर मैंने एफर्ट्स लगाए हैं किसी चीज के लिए, मैंने मेहनत की है, तो वो जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया वो मिलना चाहिए। क्योंकि मेरी ये खासियत है, मैं अपनी जिंदगी में हार नहीं मानता हूं। ये तो मैं काम फार्म भरता नहीं, और जिसको फार्म भर लेता हूं उसमें फिर सिलेक्शन लेके रहता हूं। मैंने अपने लाइफ में फार्म बहुत कम भरे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है जब तक हमारी तैयारी ढंग से नहीं होगी, कितने भी फार्म भर दो तुक्के से भर्ती थोड़े ही होते हैं। भाई सोर्स हमारे पास है नहीं, सिफारिश नहीं है, पैसा उतना था नहीं कि पैसा देके भर्ती होंगे, तैयारी अपनी रही नहीं, तो जब तैयारी नहीं बार बार फार्म भर के क्या करेंगे। तो पहले अपने को तैयार करेंगे तभी तो फार्म भरेंगे। तो जब हम अपने को तैयार कर चुके थे, फिर जहां भी फार्म भरा वहां सिलेक्शन हुआ हमारा, और आगे भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन समस्या क्या है, हमने एक शब्द, सर जी इसका तत्सम क्या होगा, सर जी इसका तद्भव, मतलब जिस चीज से आप अब तक फ्री नहीं हो पाए उसको फिर उसी तरीके से पढ़ना चाहते हो। तो आप जब तक पढ़ाई के तरीके नहीं बदलोगे ना, आप हमेशा भीड़ का हिस्सा बने रहोगे। 2.5 से 4 लाख बच्चा है,
नव तो आज ये थोड़ा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी। एक बार बीच में क्लास रोक के दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। जी जी। अगर एक बार सभी बच्चे लाइव हैं दोबारा से, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी बीच में, ठीक है, नेटवर्क की वजह से क्लास बीच में डिस्टर्ब हुई। अगर दोबारा से नेट तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली कंडीशन क्या थी हमारी, आधे व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं 99.9%, मान के चलो 100 शब्द लिए हमने कोई भी, उन 100 शब्द में लगभग 99 शब्द में अगर आधा व्यंजन है तो तत्सम होगा। और हमारी अगर 99% तैयारी हो जाए किसी चीज की, तो ये सच्चाई है कि आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है कि पेपर में हम पूरा सिलेबस कवर ना करके पढ़ के ही 65% जाते हैं, फिर उसमें से 15% गलती करते हैं और 50% परफॉर्मेंस करके फिर भर्ती होना हम चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं। यहां तो आपको 99% कराया जा रहा है, तो ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है ये हो रही है 99.9% पे, लेकिन ये कंडीशन 100% पे है। ये क्या है, अगर किसी भी शब्द में, हाँ कोई भी शब्द ले, जरूरी नहीं जो मैंने लिखे, मैं तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे के चीजों को प्रूफ कर रहा हूं कि कहीं पर भी अगर संयुक्त व्यंजन ये वाला इसमें जो है, इसमें ये संयुक्त व्यंजन 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 है, तो अगर इन 5 संयुक्त व्यंजन, संख्या में ये 4 होते हैं, प्रयोग हम 5 का करते हैं, अगर इन 5 संयुक्त व्यंजन में से किसी भी व्यंजन का प्रयोग होता है तो वे सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे हमारे तत्सम। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है हमारी वो है तैरने वाला रे। रे से बने शब्द भी हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। रे से बने शब्द क्या होते हैं, हमारे तत्सम होते हैं। अब इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे दुर्दिन, दुर्दिन मतलब बुरे दिन, दुर्दशा, निर्धन, निर्दय, दुर्गम, निर्विरोध, एनीथिंग, और भी बहुत सारे। अब इसमें ये जो तैरने वाला रह, इसको कौन सा रह बोलते हैं, तैरने वाला रह, ये सबसे छोटा रह यही होता है। तो ये तैरने वाला रह कहीं भी आ जाए, शब्द के शुरू में हो, बीच में हो या शब्द के अंत में हो, तो इससे बने सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम। इससे बने सारे शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। अब क्लास सही चल रही है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए, हमारे तत्सम शब्द। कैसे पहचाने हमने, इस वाले रह से पहचाने जिसको हम तैरने वाला रह कहते हैं। 4th कंडीशन, इस वाले री से बने शब्द, री से बने शब्द भी हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे हमने यहां प्रयोग किया गृह, घर्त, कृष्ण, तर्ण, पितृ,
कृपया मात्र पितृ। अब इनमें हमने इसका प्रयोग किया है, ये वाला री। इस वाले री का प्रयोग किस रूप में होता है? ये वाला, ये स्वर है, ये वाला व्यंजन है। क्लियर? यहां पे ये कैसे बना है? आधा घ और री को मिला के बना है। यहाँ पे ये कैसे बना है? ये आधा क री को मिला के, यहाँ ये आधा त री को मिला के, यहाँ पे भी ये आधा त और री से मिलके बना है। यहाँ पे ये आधा क और री से मिलके बना है। यहाँ पे भी ये आधा त और ये री से मिलके बना है। यहाँ पे ये आधा त और बड़े वाले री से मिलके बना है। अब आप ये भी तो कह सकते हो इन कंडीशनों में जो हमने अभी आपको बताई कि क्षत्रिय में जो बना है ये आधा क और से के मिलके बनता है, ये आधा त और रे से मिलके बनता है, ये आधा ज और य से मिलके बनता है, ये आधा से और रे से मिलके बनता है, और ये आधा द और य से मिलके बनता है। पहली कंडीशन क्या थी आपकी? आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द 99.9% तत्सम होते हैं। इनमें सब में आधा व्यंजन था, तत्सम हो गए। इसके बाद इसमें भी आधा व्यंजन है, इसमें भी आधा व्यंजन है, इसमें भी आधा व्यंजन, इसमें भी आधा व्यंजन, इसमें भी आधा व्यंजन। तो वो पहली कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये कहोगे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द सारे तत्सम होते हैं। ऐसी तैरने वाले रे से बने शब्द, ये तैरने वाला रे क्या है? ये आधा रे है। और आधे व्यंजन वाले सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे दुर्दिन में, दुर्दशा में, निर्धन में ये ऊपर जो रे लगा हुआ है ये आधा है, तो ये तत्सम कहलाए। री से बने शब्द, ये री कौन सा होता है? जो हम स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इससे शब्द जो बने ग्रह, घर्त, कृष्ण, तरण, पितृ, कृपया, मात्र और पितृन, इनमें भी आधा व्यंजन है। कौन सा आधा है? पहले वाला जो व्यंजन है इसमें वो आधा है। तो आप यहां भी ये कह सकते हो इनमें आधा घ, आधा क, आधा त, आधा त, आधा क, आधा त प्रयोग आधे व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं? तत्सम। या फिर ये कहोगे कि इसमें ये री है। अभी इसका प्रयोग जहां भी होगा, जिन भी शब्दों में होगा, वे दुनिया के सारे शब्द तत्सम है। इसका प्रयोग जहां भी होगा, जिन शब्दों में होगा, वे दुनिया के सारे शब्द तत्सम है, अर्थात संस्कृत के हैं। तो इसलिए ये कंडीशन आप 100% अप्लाई करो। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जाम्पल यहां दिए हैं आपको समझाने के लिए कंडीशन वही, जहां भी प्रयोग हो, एनीथिंग, कोई भी शब्द आए तो वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम कहलाते हैं। पांचवी कंडीशन क्या है? जिस शब्द का अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, वो भी सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण, पुराण, पर्यावरण, विष्णु, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, लक्ष्मण, इन सब में क्या है? अंतिम वर्ण। इसमें अंतिम वर्ण क्या है? न। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। दुनिया का कोई भी शब्द ले आओ आप, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जिसका अंतिम वर्ण जिस शब्द का ये हुआ, वे सारे के सारे तत्सम है। वो सारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं, बाकी कोई भी। अब मैं कह रहा हूं अंतिम वर्ण, हो सकता है बीच में हो या पहले हो, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां प्रयोग कर लिया पाषाण शब्द।
अब इस पाषाण में अंत में क्या आया है? न आया है, तो आप इसी से पहचानो कि ये तत्सम होगा। आपसे पूछ लिया कृपया, आप इसी से पहचाने जो ये री लगा हुआ है, जो ये लगा हुआ है, ये तत्सम होगा। कोई भी हो एनीथिंग, तो वे तमाम कंडीशन सिर्फ इन एग्जाम्पलों पे अप्लाई नहीं है जो मैंने लिखे हैं। इनके अलावा भी जो भी एग्जाम्पल आप देखते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, जिसको आप बोलते हो, वे भी सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। कितनी कंडीशन हो गई? 5, 6 कंडीशन। अनुस्वार चिन्ह वाले, अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द, अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द जैसे अंक, अंकित, संख्या, मयंक, संसार, संस्कृत, संस्कृति, एनीथिंग, और भी बहुत सारे हैं। संविधान, स्वयं, संशय, संहार, सन्मार्ग, संन्यास। तो इसमें जो हमने ये प्रयोग किया है, इसके रूप में जो ऊपर ये जो अनुस्वार चिन्ह आया है, तो जहां भी ये किसी भी शब्द के शुरू में हो, जैसे यहाँ शुरू में हमने प्रयोग किया, यहाँ बीच में प्रयोग किया, यहाँ अंत में किया, कहीं भी प्रयोग हो, तो आपको ध्यान रखना अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। इसके बाद 7 कंडीशन, विसर्ग चिन्ह वाले, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द जैसे प्राय, प्रातःकाल, पुनः आगमन, अतः एवं, निःशुल्क, निःशब्द। अब इनमें क्या है? इनमें हमने यहाँ विसर्ग का प्रयोग किया है। तो जिन शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग है, वे सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जहां अनुस्वार का प्रयोग है, वे सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अब इन पे आप दूसरी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, इन पे आप दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आधा व्यंजन है, इसमें भी यहाँ ये वाला रहे है, आधा व्यंजन है, इसमें भी ये आधा है, इसमें ये लैग लगा हुआ है, इसमें आधा है, इसमें ये है, इसमें भी आधा लगा हुआ है, इसमें भी ये आधा है। ठीक है, तो यहाँ जरूरी नहीं आप एक ही कंडीशन अप्लाई करो। अब मान के चलो सन्मार्ग आपसे पूछा है, तो इस सन्मार्ग तत्सम है, इसको हम 4 तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक तो आधे व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आधा व्यंजन क्या है? इसमें ये वाला, एक ये तैरने वाला रह लगा हुआ है। सम उपसर्ग है जो कि संस्कृत का है, जिसका उपसर्ग होगा शब्द भी उसी का ही होगा। क्लियर? और दूसरा इसमें यहाँ अनुस्वार है, तो एक अनुस्वार, सम उपसर्ग 2, आधा ने 3 और चौथा आपका तैरने वाला रहे। तो बहुत सारे शब्द ऐसे ही हैं। अभी यहाँ पे देखो, पर्यावरण शब्द में अंतिम वर्ण है, इसमें परि और आ संस्कृत के उपसर्ग है, तैरने वाला रह आया हुआ है। तो आप जरूरी नहीं किसी भी एक कंडीशन पे, ऐसे ब्राह्मण में बे है आधा है, इसमें बे भी आधा है भी आधा है, आप वो कंडीशन अप्लाई करो। लक्ष्मण में यहाँ ये है आधा, आप ये कंडीशन अप्लाई करो। इसमें ये मूर्धन्य से है, मूर्धन्य से बनने वाले सारे सब संस्कृत के तत्सम होते हैं।
इसमें भी यहाँ पे आधा व्यंजन है, इसमें भी यहाँ आधा व्यंजन है। तो जो कंडीशन आपने स्टार्टिंग में पढ़ ली, वो अगर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है किसी शब्द पे, तो उससे भी आप प्रूव कर सकते हो कि वास्तव में ये संस्कृत के शब्द हैं। तो विसर्ग चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे तत्सम कहलाएंगे। इसके बाद 8वीं कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? 8वीं कंडीशन है हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह वाले शब्द। हलंत चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी व्यंजन को आधा लिखने के लिए करते हैं। जैसे पाठ्य शब्द आ गया, मिट्टी शब्द है, वरण शब्द है, मूल्यवान शब्द है, गद्य, पद्य, विद्या, विद्वान, विद्यालय। इन सब में क्या है? हलंत का प्रयोग है। और जहां हमने हलंत का प्रयोग किया है तो यहाँ इसमें ये हलंत है। तो जब भी जिस वर्ण के नीचे ये आड़ी तिरछी रेखा हम खींचते हैं उसको हम हलंत कहते हैं। और हलंत का प्रयोग व्यंजनों को आधा बताने के लिए किया जाता है। जैसे ये टे है, ठे, डे, डह और द, इनको आपको आधा लिखना है। तो आपके पास क्या तरीका है इनको आधा लिखने का? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आधा क्या लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। आपको आधा च लिखना है तो ये लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये। लेकिन क्या इनका भी ये तरीका हो सकता है? इनका केवल एक ही तरीका है। आप इनको लिखने के साथ में क्या दोगे? हलंत का प्रयोग करोगे। बिना हलंत के आप इनको आधा लिख ही नहीं सकते हो। यानी कि वर्णमाला में कुछ वर्ण हमारे ऐसे हैं दोस्तों जिनको हम इस रूप में आधा ने, आधा च, आधा ने, आधा पे, आधा ले, आधा जय, इस रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं। उनको किस रूप में लिखना पड़ेगा? ठीक है, पूरा लिख के उनके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। इस रेखा को जो नीचे लग रही है इसको हम हलंत कहते हैं। अब जो हलंत लगे हुए हैं वो आधे हैं। और आपको अभी बताया गया कि आधे व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन। आधे व्यंजन वाले अर्थात हलंत वाले सारे के सारे हमारे संस्कृत के अर्थात तत्सम कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाए? हलंत चिन्ह वाले शब्द भी हमारे क्या हैं? तत्सम शब्द है। कितनी कंडीशन हो गई हमारी? 8 कंडीशन। क्लियर? 9वीं कंडीशन, मूर्धन्य से बने शब्द। अगर किसी में भी मूर्धन्य से का प्रयोग हुआ है तो वो भी तत्सम है। जैसे अभी हमने पाषाण में मूर्धन्य से का प्रयोग किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, विभीषण में भी मूर्धन्य से का प्रयोग किया है। तो जब भी हम इस मूर्धन्य से का प्रयोग किसी भी शब्द में करते हैं, शब्द के शुरू में करे, बाद में करे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ प्रयोग कर लिया षण मास 6 महीने। अब यहाँ पे शुरू में किया, यहाँ पे हमने अंतिम वर्ण, यहाँ पे बीच में प्रयोग किया, शुरू में किया। ठीक है, पाषाण। तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए जिसमें ये मूर्धन्य से है, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से करते हैं? मूर्धन्य से। इसको क्या बोलते हैं? षटकोण वाला से बोलते हैं। अब कोई आपसे कह रहा है षडानन बताइए तत्सम है या तद्भव है? षडासन बताइए तत्सम है या तद्भव है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये तत्सम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मूर्धन्य से का प्रयोग हुआ है। तो मूर्धन्य से, इसमें भी मूर्धन्य से, इसमें मूर्धन्य से, इसमें मूर्धन्य से,
इसमें मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ, सारे के सारे तत्सम। तो जो पहले वाली जो कंडीशन थी ना आपकी, इसके एक दो अपवाद हैं, और उन अपवादों को जब हम तद्भव पढ़ेंगे वो भी हमारा क्लियर होगा कि ये तद्भव क्यों है, क्योंकि ऐसे ही तद्भव शब्द की भी कंडीशन है। तो जो तत्सम शब्द की है वो अप्लाई हो रही है तो तत्सम है, जो तद्भव पे अप्लाई हो रही है तो तद्भव है। ये कंडीशन 99.9% थी। बाकी संयुक्त व्यंजन वाले सारे शब्द 100%, ये तैरने वाले सारे शब्द 100%, यहाँ पे अंतिम वर्ण जिसका न हो वे भी अनुस्वार वाले, विसर्ग चिन्ह वाले, हलंत चिन्ह वाले, इसके बाद मूर्धन्य से ऐसे बने शब्द, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। 10वीं कंडीशन, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। अब संस्कृत में हम 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं 22 उपसर्ग, और इन 22 उपसर्गों के अलावा हम कुछ गतिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय में अंतर जो है गतिक शब्द है, बहिर्गमन में बहि भी क्या है? हमारा गतिक शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से शब्द आ गया प्रतिवर्ष, यहां शब्द आ गया आजन्म, यहां शब्द आ गया आहरण, यहां शब्द आ गया निराधार, यहां शब्द आ गया उपमान, और यहां शब्द आ गया पर्यावरण। यहां शब्द लिया अध्यक्ष, यहां शब्द लिया प्रत्यक्ष, यहां शब्द सुपुत्र, कुपात्र, अधो उन्नति, अन्वय, अन्वेषण, अनधिकार, अवमानना, अपमान। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रति संस्कृत का उपसर्ग है, असंस्कृत का उपसर्ग, असंस्कृत का उपसर्ग, यहाँ नि विसर्ग वाला संस्कृत का उपसर्ग उसके स्थान पे रह आया है। उप संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ पे परि संस्कृत का उपसर्ग है, परि और आवरण से मिलके बना है। यहाँ अधि संस्कृत का उपसर्ग है, ये अधि और अक्ष से मिलके बना है। यहाँ पे प्रति संस्कृत का उपसर्ग है, प्रति और अक्ष। यहाँ सु संस्कृत का, यहाँ कु संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ अध संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ अनु संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ पे भी अनु और ऐसण से मिलके बना है संस्कृत का उपसर्ग है। यहाँ पे ये अन संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ ये अव संस्कृत का उपसर्ग है, और यहाँ ये अप संस्कृत का उपसर्ग है। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे संस्कृत के उपसर्गों से बने हैं, इसीलिए सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। अब ये जरूरी नहीं आप इन पर केवल ये उपसर्ग वाली कंडीशन अप्लाई करें, जो अब तक आपने पढ़ा है आप वो भी चीज अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तैरने वाला रह आया है, अंत में यहाँ से है क्योंकि रह तो पहले आएगा। यहाँ पे आधा व्यंजन आया है, यहाँ पे अंत में नया आया है, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है नी, इस विसर्ग का रह में परिवर्तन नी, और आधार निराधार। यहाँ पे ये संस्कृत का उपसर्ग है, तैरने वाला रह, अंत में नया आया है, इसमें आधा है, इसमें भी आधा है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें भी संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा और संयुक्त व्यंजन दोनों हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन और आधा है, इसमें भी आधा वर्ण है, अंत में नए आया है, इसमें भी प्यारे दोस्तों यहाँ आधा नए है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको नहीं पता उपसर्ग क्या होते, मैं आज ये इसलिए करा रहा हूं
क्योंकि मैंने उपसर्ग आपको पढ़ा दी है। तो इसीलिए जो चीज पहले पढ़ाई है उसका प्रयोग आप कहाँ कहाँ करोगे, कहाँ कहाँ उसका इम्प्लीमेंट हो सकता है, तभी आप चीजों से हमेशा हमेशा के लिए फ्री होंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछली कुछ क्लासों में अटके हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को पूर्ति कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है यही नहीं पता। अब एक बार कोई चीज बता दी गई, उसको 10 बार बताने से कोई चीज गलत या सही नहीं होती है। अब अंदाजा लगाइए, मैं तो बताने को सारी चीज आपको बता दूंगा, कई हजार बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, सबके कमेंट लूंगा, तो जो ये कंटेंट में पहुंचाना चाह रहा हूँ, अब ये पूर्ति सही है तो सही है, ठीक। अब क्यों सही है, मैं मात्राओं के बारे में बता चुका हूँ, उच्चारण स्थान बता चुका हूँ। तो जब आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही आएगी दिक्कत आपको। जब आपको इस वाली पूर्ति में और इस वाली पूर्ति में कुछ अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा है कि हम उच्चारण इसका कर रहे हैं या इसका कर रहे हैं, जब अभी तक आपको छोटी ई और बड़ी ई का अंतर ही नहीं पता, तो आप 4200 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड, 4800 पे ग्रेड का दावा कैसे कर सकते हो। मैं जब आपके कमेंट देखता हूं तो मुझे तरस आता है, कमेंट में सारे ले लेता हूं। मैंने गर्दन ऐसे घुमाई ये भी, क्योंकि 4 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और मुझे पता होता है मेरे साथ कैसे बच्चे जुड़े हैं, और मुझे ये भी पता है वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, और मुझे ये भी पता है कि वो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि मैं उनको कितनी बार ही समझा लूं, कितनी बार ही पढ़ा लूं, उनका लेवल वहीं रहना है जहां है। क्योंकि वो नया कुछ सीखना ही नहीं चाहते, जो ऑलरेडी पहले से कहीं देख लिया, पढ़ लिया, उसी को भूलना नहीं चाह रहे हैं। अरे कोई चीज आपने सीक्वेंस में नहीं पढ़ी है, लॉजिकली नहीं पढ़ी है, उसका लॉजिक आपके पास नहीं है, टीचर बता रहा है तो अपनी चीजों को साइड में रख के टीचर की बातों को लेके चलो ना। अब बहुत सारे बच्चों को बताया कि बेटे देखो ये कंडीशन है, इनको अप्लाई करना है। मतलब जब तक चीजें हम स्टार्ट करें तब तो आपको दिक्कत होने लगती है नई चीजों के साथ, और इससे पहले हमने ये कभी आपको बताया नहीं, पढ़ाया नहीं। उससे पहले आप बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे थे तत्सम तद्भव की। कैसे करते थे तत्सम तद्भव की तैयारी, याद है? ये 6 क्लास से आप करते आए हो, और अंदाजा लगाइए कितने साल हो गए आपको ये तत्सम तद्भव पढ़ते हुए। कैसे करते थे आप? ये अग्नि है, अग्नि को आग कहेंगे, सूर्य को सूरज कहेंगे, क्षेत्र को खेत कहेंगे, म्योर को मोर कहेंगे, और 50, 60, 100 जितनी आपकी लिमिट है उतनों का रट्टा मार के चले जाते थे। यहाँ नौकरी है 4200, 4000, 4800 पे ग्रेड की, जो किताबों में 100, 150 तत्सम तद्भव दिए उसमें से नहीं आएगा। यहाँ तो वो एक ही टॉपिक से 3 से 4 एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 टॉपिक के नॉलेज चेक करता है। और हिंदी में फर्स्ट पार्ट में आप परफॉर्मेंस तब तक अच्छा नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आपकी हिंदी सही तरीके से नहीं है। तो ये जो कंडीशन है, अब बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हैं, सर जी अदरक में क्या होगा, इसमें क्या होगा। अरे जब आप तत्सम और तद्भव, देसी विदेशी और संकर पढ़ लोगे और सबकी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, वो 4 ही तो ऑप्शन देगा। किसी में तत्सम की कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, किसी पे तद्भव की, किसी पे देसी की, किसी पे विदेशी की, किसी पे संकर की। 4 ऑप्शन में अपने आप ही आंसर टैली करके राइट आंसर निकल आएगा। लेकिन अभी पढ़ा तत्सम रहे हैं, सर जी इसका तद्भव क्या होगा, सर जी तद्भव क्या पहचानेंगे। एक से एक कलाकार रहता है। चलो यहाँ पे आओ, ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, ठीक है। तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही होती तो और ज्यादा डांटता आज, ठीक है। मूर्धन्य से बने, इसके बाद ये संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। 10 कंडीशन हो गई। 11वीं को देखो, टॉपिक खत्म, डाउट खत्म। जब तक टॉपिक खत्म नहीं है, डाउट थोक के बाहर मिलेंगे, ठीक है। किसी के पास 5 किलो डाउट होंगे, किसी के पास 5.5 किलो होंगे, कुछ ऐसे भी है 11-11 किलो डाउट लेके बैठे हुए हैं। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। तो संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द,
अब संस्कृत के प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे? जैसे पूजनीय, गत्वा, लिखितुम, हसत, विज्ञाय, एनीथिंग और भी है। यहाँ पे मूल शब्द है पूज, जिसका अर्थ होता है पूजा करना। ये क्रिया है संस्कृत की, इसमें अनियर प्रत्यय लगा है। यहाँ मूल शब्द है गम, जिसका अर्थ होता है जाना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। यहाँ मूल शब्द है लिख, जिसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ मूल शब्द है हस क्रिया, जिसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ वी उपसर्ग है, ज्ञा मूल शब्द है और लयप प्रत्यय। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो संस्कृत के प्रत्ययों के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये यहाँ पे संस्कृत के प्रत्यय हैं। और जब आप इनके बारे में नहीं जानते तो आप कैसे बता पाओगे? शब्द का लास्ट देखोगे क्या है। यहाँ पूजनीय है तो रे जिसके नीचे हलंत होता है उसका लोप हो जाता है, इसका अनीय शेष बचा। तो पूज में अनीय जोड़ेंगे तो पूजनीय बना, गम में कतुआ जोड़ेंगे तो गतुआ बना। ये यहाँ लास्ट में शब्द के बाद हमेशा प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्दांश के रूप में। तो आप शब्द की संरचना देख के पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसमें अनीय है, इसमें कतुआ है त्वा, इसमें लिखितुम तुम, इसमें हसत तय, इसमें विज्ञाय ये। इसका लोप हो गया, इसका लोप हो गया। लोप का मतलब छिप जाना, जो आधे होते हैं वो छिप जाते हैं, लोप हो जाते हैं। तीसरा तरीका इसका ये है कि ये जो पुज क्रिया है संस्कृत की है, गम क्रिया, इसके स्थान पे हम हिंदी में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पूजा का। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? जा। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? लिख। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? हस। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? जानना। तो ज्ञान मतलब क्या होता है? जानना। अगर वो हिंदी की क्रिया से शब्द बनाएगा तो वो हिंदी का बनेगा, इंग्लिश की वर्ब से शब्द होगा तो वो इंग्लिश का होगा। तो वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। इसीलिए यहाँ एक कंडीशन हमारी ये है, 12वीं कंडीशन क्या है? संस्कृत की क्रिया से बने शब्द। संस्कृत की क्रिया, संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से बने शब्द किसके होंगे? संस्कृत के होंगे। तो यहां आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पट धातु है वो संस्कृत की है, लिक धातु है वो भी संस्कृत की है, क्रीड़ धातु है वो भी संस्कृत की है, गम धातु है वो भी संस्कृत की है, हस धातु है वो भी संस्कृत की है, ज्ञा धातु ये भी संस्कृत की है, पिब धातु ये भी संस्कृत की है। तो यहाँ ये क्या है? संस्कृत। तो इस संस्कृत की क्रिया से संस्कृत के शब्द बनेंगे। जैसे इससे हमने शब्द बना लिया, यहाँ पठ से पठनीय, लिख से लिखितुम, एनीथिंग और भी बन सकते हैं। क्रीड़ से क्रीड़ति, ऐसे ही गम से गत्वा, हस से हसत, ज्ञा से ज्ञान, और पिब से पिबती या पिबंती। अब इनमें हमने किसकी वर्ब प्रयोग की? संस्कृत की। तो आपको ध्यान रखना है, जब संस्कृत की वर्ब है तो शब्द भी क्या होंगे? संस्कृत के होंगे। कैसे? जैसे हमने यहाँ एक शब्द ले लिया खेल, इस खेल से बना लिया खिलाड़ी। तो ये खिलाड़ी किसका शब्द हुआ? हिंदी का, क्योंकि क्रिया हिंदी की है। एक शब्द लिया हमने क्रीड़, और क्रीड़ से बना लिया हमने यहाँ क्रीड़त। तो ये किसका शब्द हो गया? संस्कृत का। एक है पले, पले से कैसे बना लिया हमने? प्लेयर। एक शब्द प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पढ़, ये वाला, यहाँ पठ, और यहाँ रीड। तो आपको मैं इस बताने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ से पढ़ना बना हिंदी का शब्द, इससे पठनीय बना संस्कृत का शब्द, और इससे रीडर बना इंग्लिश का शब्द। ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं जा क्रिया का, गम का और गो का। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है
इससे जो शब्द बनेगा हमारा जाना हिंदी का बनेगा, गम से गतवा संस्कृत का बनेगा, गो से गोइंग इंग्लिश का बनेगा। वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। वर्ब अगर हिंदी की है तो हिंदी का, वर्ब अगर हिंदी की है तो शब्द हिंदी के, वर्ब अगर संस्कृत की है तो शब्द संस्कृत के, और वर्ब अगर अंग्रेजी की है इंग्लिश की है तो शब्द भी इंग्लिश के बनेंगे। तो जिसकी वर्ब होगी शब्द भी उसी का होगा। प्ले, रीड, गो ये सब इंग्लिश की वर्ब है, तो यहाँ गोइंग, रीडर, प्लेयर इंग्लिश के शब्द हैं। पीरियड, पठनीय, गतवा ये सब संस्कृत के हैं क्योंकि संस्कृत की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये खिलाड़ी, पढ़ना, जाना ये हिंदी के शब्द हैं, तद्भव है क्योंकि हिंदी की क्रिया से बने हैं। तो वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी भाषा का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले वर्ब किसकी है? संस्कृत की। ये किसकी है? संस्कृत की। ये किसकी है? संस्कृत की। ये संस्कृत की, ये संस्कृत की। हमें नहीं पता प्रत्यय क्या होते हैं, लेकिन प्रत्यय का प्रयोग किसी न किसी मूल शब्द में तो होगा। हमें मूल शब्द का पता है, ये पुज संस्कृत का है, गम संस्कृत का है, यहाँ लिख संस्कृत का है, हस संस्कृत का है, ज्ञा संस्कृत का है, तो आप इसको पहचानो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द संस्कृत के हैं, संस्कृत की क्रिया धातु से बने शब्द संस्कृत के हैं, और प्यारे दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द भी संस्कृत के हैं। तो कितनी कंडीशन हुई? 12 कंडीशन। अभी कुछ कंडीशन और बाकी बची है, 5 कंडीशन और हैं तत्सम शब्दों को पहचानने की, वो कराएंगे कल वाली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज समझ में आई। जितनी भी चीजें आप मेरे से पूछ रहे हो कमेंट करके, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, रोज पढ़ना है, लॉजिकली पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। और जैसे ये सारी क्लास आपकी अटेंड हो जाएगी, आपके पास ना तो कोई डाउट बचेगा, ना आपके पास कोई क्वेश्चन की वैरायटी बचेगी, ना आपका हिंदी में कोई टॉपिक बचेगा, और आप फिर हिंदी में वहां 100% परफॉर्मेंस करके प्यारे दोस्तों वहां करोगे। अब एक बच्चे को करण में दिक्कत है, मैंने यही कहा कि टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा ऐसे ही आपके सारे डाउट कंप्लीट होंगे। अब मेरे से अब ये अंदाजा लगाओ, जहां 2,500-3 हजार बच्चा एक साथ लाइव हो और स्पीड से कमेंट भाग रहे हो, फिर भी मैं पढ़ पा रहा हूं, और मैं ये अपना जवाब परफॉर्मेंस से देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जब आउट हो जाते थे तो सारी पब्लिक उनको गाली देने लगती थी, यार मैच हरा दिया, ये हो गया। लेकिन जब वो शतक मारते थे तो सारी पब्लिक दीवानी रहते, 10 दिन 15 दिन उसी के गीत गाते थे। मेरा भी काम वही है, मैं आपके कमेंट लेके आपको जवाब देना नहीं चाहता। यहाँ पे आपके जवाब आएंगे, लेकिन कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ क्लासों के बाद। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब लेने का मतलब होता है उसको रट लेना, लेकिन जब उसको लॉजिकली सीक्वेंस में ढंग से समझेंगे, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे, तो तभी वो डाउट आपका क्लियर होगा। इसलिए हर आपके कमेंट का आंसर देना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो डाउट बना वो किस वजह से बना, और उस डाउट की जो सही अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो ऑलरेडी प्यारे दोस्तों यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करो। जो चीज जिस तरीके से आपने पहले से पढ़ी है उसको थोड़ा सा साइड में रख के चला करो, क्योंकि ये स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो नई चीज से कभी भी अपने आप को नहीं जोड़ पाता है, जबकि वे नई चीज ही उसकी तमाम चीजों को, उलझनों को दूर करती है और उसकी सही, सरल, सुगम और आसान बना के वो 100% उसको सीखने में उसकी मदद करती है। लेकिन अब तक जो आपने तरीके अपनाए हैं वो डिग्रियां लेने के तरीके थे, वो सर्टिफिकेट लेने के तरीके थे, लेकिन फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए आपको अलग तरह की मेहनत, अलग तरह का एफर्ट्स, अलग तरह की सोच और अलग तरह के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। और जब तक आप अपने पास ये चीज लेके नहीं आओगे, तब तक आप 4200, 4000, 4800 पे ग्रेड पे भर्ती होके फाइनली आप दम खम नहीं दिखा सकते हो। तो इसीलिए आपको ये कोशिश करो कि जब आप फार्म भरते हो, आपके भी सारे फार्म 4200, 4000, 4800 पे ग्रेड के हैं, तो आपको वो नौकरी तभी मिलेगी जब आपके अंदर उस तरह का अचीवमेंट होगा, और वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आप तो उसी तरीके से पढ़ते रहे हो जो हमेशा 4-5 साल 10 साल पहले आपका तरीका रहा है। भाई आपने 10th की, 12th की, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हो। अब से पहले ये सारी चीजें 10 बार आप पढ़ चुके हो, 10 अलग अलग किताबों से, 10 अलग अलग टीचरों से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी डाउट क्यों बने? क्योंकि तरीका एक था। और जिस दिन आपका तरीका भर्ती होने वाला होगा, सरकारी नौकरी का होगा, उस दिन डाउट बने होगे नहीं, आप खुद सब्जेक्ट के खुद मास्टर होंगे।
तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर मिलता हूं मैं तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ कल वाली क्लास में।